Namaste to all and hello viewers, how are you all? Thank you so much for watching my videos and giving your love to me. गाइज सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, साझा नहीं हो पा रहा आप लोगों से। एक्चुअली क्या है कि सीबीएसई की 10th एंड 12th की एग्जामिनेशंस होने वाली हैं, तो मैं भी थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट में बिजी हूँ स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे से आपके लिए थोड़ा समय ज़रूर निकाल पाऊँगा और अपने वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड कर पाऊँगा। गाइज अभी अभी आप लोगों ने देखा है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की 10th की एग्ज़ाम हो गई है, हो ही रही है शायद, मुझे पक्का आइडिया नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा, लेकिन मैथ्स की एग्ज़ाम हो चुकी है ये मुझे पता है। और क्वेश्चन शीट भी है मेरे पास, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के पास भी हो जब आप ये वीडियो देख रहे हो। उसमें एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, वो मैंने लिया है आज आपके लिए। ये क्वेश्चन है वो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से रिलेटेड है, ऊंचाई एवं दूरी। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहा होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी प्रेफर किया होगा तो एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम वैल्यूज ऑफ थीटा एंड द सेम लेंथ ऑफ डिस्टेंस एंड सेम डिस्टेंस सेम लेंथ, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा नहीं है। तो देखिए जो बड़ी बात है वो ये है कि जब आप किसी भी बोर्ड से हो, जब आप 10th की एग्जाम दे रहे होते हैं, 10th बोर्ड की एग्जाम दे रहे होते हैं, तो बोर्ड आपसे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करता कि आपने कौन से बुक का सॉल्यूशन किया है, कौन से ऑथर का बुक पढ़ा है, वेदर इट इज आर.डी. शर्मा या फिर एनसीईआरटी या आर.एस. अग्रवाल, तो ये मायने नहीं रखता। बोर्ड के लिए ये ज़्यादा मायने रखता है कि अगर आपने 10th की पढ़ाई की है तो फिर आपने 10th के सिलेबस को कवर किया है। एक बात यह भी है कि आप ऊंचाई एवं दूरी जो कॉन्सेप्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप छोटा ना समझें, बिल्कुल ना समझें छोटा, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में। और फर्दर मैं अगर आपको बताऊं तो आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पेपर्स देते हैं जहां मैथ का एग्जाम होता है, जहां मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, तो वहां भी कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। अगर जैसे मुझे कोई एक बताना हो तो जो एसएससी की सीजीएल लेवल की एग्जाम्स होती हैं, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, तो वहां भी आपको ये दिखेगा, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर दिखेगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यह सवाल बनाया होगा और अभी मैं आप लोगों के सामने इसे सॉल्व करने वाला हूं। उम्मीद करूंगा कि जब आप ये वीडियो देख लें तो आपको एकदम पूरी तरह से ये बात समझ में आ जाए कि आपने सही बनाया है या आपके कुछ मार्क्स जा सकते हैं, और फर्दर अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। उम्मीद करूंगा आपके पास भी एक पीडीएफ सीट होगी और आप क्वेश्चन रीड करेंगे इसे, तब आप समझ पाएंगे ज्यादा बेहतर। दो जहाज विपरीत दिशा में लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही हैं। सिन्हा क्लासेस के जो फिजिकल स्टूडेंट थोड़ा सा मैं इंग्लिश ट्रांसलेट देता हूं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। देखिए ये कह रहा है, सवाल आपसे कह रहा है, टू शिप्स आर अप्रोचिंग टू द लाइट हाउस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दो जहाज विपरीत दिशा में लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही हैं। दोनों जहाजों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। The angles of depressions from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree. यदि दोनों जहाजों की बीच की दूरी, if the distance between the two ships is 100 meter, दो जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें। Then find the height of the lighthouse. तो अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। बच्चों एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस बनाते हो तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना कि आप जो डायग्राम बनाओ वो बिल्कुल क्वेश्चन पर आधारित हो, रेलेवेंट हो और बिल्कुल सही हो, क्योंकि जब आपका डायग्राम सही होता है, जब आप डायग्राम सही बनाओ तो फिर आप सॉल्यूशंस सही करते हो, मार्क्स अच्छे। ठीक है, तो इसका पूरा ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात कि दो जहाज विपरीत दिशा में लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। चलिए मान लेते हैं कि ये एक लाइट हाउस है, ठीक है, और ये एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, या आप इसे सी सरफेस समझ ले, समुद्र का सरफेस समझ ले, ऊपर का टॉप सरफेस समझ ले। ठीक है, और ये एक जहाज यहां है और एक को मैं बोर्ड छोटा है, उम्मीद करता हूं आपको विजिबल होगा। एक बोट यहां है, एक शिप यहां है और एक शिप यहां है। चलिए तो मैं इसका नाम देता हूं। चलिए मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है और ये लाइट हाउस का टॉप है। यहां से इन दोनों जहाजों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण है, तो आपको पता होगा अवनमन कोण तब बनता है जब हम अपनी आंखों से नीचे की ओर देखते हैं। तो इस टॉप से जब देखा जा रहा है तो
एक जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री है और एक जहाज का 45 डिग्री है। तो जाहिर है कि जो परपेंडिकुलर से जितना दूर होगा एंगल उसका उतना छोटा होगा, है ना। जो परपेंडिकुलर से जितना क्लोज होगा उसके एंगल उतने ज्यादा होंगे, उतने बड़े एंगल होंगे उसका, ठीक है। तो एक 45 डिग्री है और दूसरा जो ये है वो 60 डिग्री है, ठीक है। ये आपका, अच्छा अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये सी है और ये डी है। तो अब आपकी कहानी नहीं, अभी भी कहानी पूरी क्लियर नहीं है, क्योंकि एक चीज है, यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, यानी कि एक जहाज अगर ए है और दूसरा जहाज बी है, तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज समझना है आपको कि बी और ए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है, ठीक है। ये आपको समझना है। और आपको निकालना है लाइट हाउस की ऊंचाई। तो ये लाइट हाउस है, ये ऊंचाई आपको पता करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते समय हम लोग डायग्राम का पूरा ध्यान रखेंगे, इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे कि परपेंडिकुलर से जो शिप जितना दूर होगी उसका एंगल उतना छोटा होगा और परपेंडिकुलर से जो शिप जितना क्लोज होगी उसका एंगल उतना बड़ा होगा। ये ध्यान रखना है। तो चलिए सॉल्यूशन के लिए हम लोग थोड़ा सा क्लियरेंस देते हैं क्वेश्चन को और लिखते हैं कि माना लाइट हाउस, अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो लेट सीडी बी द हाउस, लाइट हाउस, तथा CD इज इक्वल टू एक्स एंड CD इज इक्वल टू एक्स। मान लिया कि ये x है। चलिए ये हाइट है, चलिए इसको h मान लेते हैं। मान लिया, माना CD इज इक्वल टू h मीटर, कि CD h मीटर है। साथ ही हम लोग ये भी मान लेते हैं BC बराबर x मीटर। अब जरा समझिएगा कि जैसे ही हम लोग BC x मीटर मानते हैं, सपोज करते हैं, वैसे ही ऑटोमेटिकली CA को हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, है ना। सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। मैंने पहले लाइट हाउस की हाइट को मान लिया है कि वो CD है और h मीटर है, BC x मीटर है और AC 100 माइनस x मीटर है, ठीक है। अब हम लोग पहुंच सकते हैं सीधे क्वेश्चन पर। अब हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज इन राइट एंगल ट्राइंगल ए। देखिए दो समकोण त्रिभुज हो रहे हैं, एक तो ये बन रहा है इधर और एक ये बन रहा है इधर। तो जिसका भी मन आपको है, कोई ऐसा नहीं है कि लो या इसको। तो समकोण त्रिभुज ACD ले लेते हैं पहले। ACD से ऐसा लिख सकते हैं हम tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री बराबर है परपेंडिकुलर ओपन बेस, लंब बटे आधार के। तो परपेंडिकुलर है आपका CD और आधार है आपका AC। ये ध्यान रखना है। देखिए अब अगर ये इतना आपके पास है ना, तो आपको क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है। आप चीजों को समझना, अगर इतना आपके पास है ना, डायग्राम आपके पास है, वो एकदम आपके समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ क्या है और क्या फाइंड आउट करना है, तो फिर मेरे ख्याल से क्वेश्चन की ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। तो अब जब मैं आगे सॉल्व करूंगा, तो चूंकि बोर्ड छोटा है तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यूज हमें पता है 1 होती है, CD हमने मान रखा है h है और AC 100 माइनस x है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से ऐसा लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। लेट इट इज इक्वेशन 1। चलिए अब मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, h इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। ओके गाइस, ठीक है।
अब मैं थोड़ा सा इसे मिटा दूं, इरेज कर दूं थोड़ा। अब हम लोग दूसरे में पहुंचेंगे। अब मैं बताऊंगा, मैं थोड़ा इसे और बारीकी से आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कैसे किया है। क्योंकि ये 5 अंक का क्वेश्चन है तो बहुत मायने रखता है। ये तो फर्दर मैंने कर दिया है कि फर्दर जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा इसका नॉलेज हो जाए। चलिए, तो अब हम लोग ACD में जा चुके थे, अब हम लोग BCD में चलते हैं। पुनः अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज BCD से यहां हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू CD अपॉन BC। इट मीन्स tan 60 को अगर हम लोग इवेल्युएट करें तो √3 CD हमने h मान रखा है और BC x है हमारा, है ना, ये हमने मान रखा है। चलिए, तो अब हमें काम इस इक्वेशन से है। बस उम्मीद करता हूं इतना दूर आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए, एग्जाम्स का टाइम चल रहा है भाइयों, थोड़ा मेहनत करते रहना है, अच्छा मार्क्स लेकर आना है ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सको। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, h इज अगेन मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, h इज इक्वल टू √3x। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना आप। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, h इज इक्वल टू दिस। एक इक्वेशन हमें कह रहा है कि h इतने के बराबर है और एक इक्वेशन हमें कह रहा है कि h इतने के बराबर है। तो अब क्या किया जा सकता है, तो क्योंकि हमें h निकालना है, बात समझना, क्योंकि हमें h फाइंड आउट करना है तो हमने x को RHS की ओर रखा है और h को इक्वेट करेंगे हम लोग। जब हमें x पता करना होता तो हम h के टर्म्स में x को इवेल्युएट करते। समझ पा रहे हैं? यानी कि हम लोग x को LHS की तरफ रखते और h को इक्वेट करते, तो फिर हमें क्या होता, x को इक्वेट करते तो फिर क्या होता कि x की वैल्यू हमें पता चल जाती। हमें h निकालना है तो हम x को ये करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि देखिए, अगर मैं ऐसे चलूंगा, ऐसे आगे बढ़ूंगा, आप जरा समझना, बात को समझना, ये मैंने आपके लिए किया है सर। अगर मैं h को लेकर ऐसे चलूंगा, इक्वेशन 1 और 2 इस तरह से चलूंगा आगे, तो हमें x की वैल्यू पता चलेगी, ना कि h की। जरा ध्यान से समझिएगा। यानी कि जब हम यहां पर ये कर देंगे, मैंने एक एडिशनली आपके लिए ये रखा है कि मैं आपको इसकी वैल्यूज भी बता देता हूं कि ये कितनी है और ये कितनी है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे h फाइंड आउट करना हो, जैसा कि क्वेश्चन है, तो हम ऐसे नहीं x को इक्वेट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे और लिख देंगे x टू, तब हम लिखेंगे कि ये इक्वेशन 1 है। बात समझ पा रहे हैं? तब हम लोग लिखेंगे कि ये इक्वेशन 1 है और यहां पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू √3 3 कर देंगे। इसे मत सपोज कर लेंगे कि ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब बात समझिएगा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, आप जरा समझिए इसे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इक्वेशन 1 एंड 2 डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। वहां आप सपोज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इक्वेशन 1 और 2 कर लिया होगा वो गलत हो जाएगा। वो क्या है कि वो x की वैल्यू फाइंड आउट कर फिर h निकाल लेगा। लेकिन डायरेक्टली निकल सकता है h, तो हम सीधा h को इक्वेट करते हैं, h को x के टर्म्स में इक्वेट करते हैं। जैसे h इज इक्वल टू h अपॉन √3 है और यहां पर x इज इक्वल टू 100 माइनस h है। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली h की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ये मैं कहना चाह रहा हूं। और अगर आपको x चाहिए तो आप h को x के टर्म्स में इक्वेट करना, यानी √3x इज इक्वल्स टू 100 माइनस x, इसे इक्वेट करना तो आपको x पता चल जाएगा। मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो अभी जो हमारे काम का है वो ये है। इससे क्या होगा कि डायरेक्टली हमें h पता चल जाएगा कि h क्या है। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, चलिए अब हम यहां लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से।
समीकरण 1 और 2 से इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान देना है दोनों को बराबर कर रहे हैं हम लोग। तो 1 क्या कह रहा था, 1 कह रहा था 100 माइनस एच, चलिए 100 माइनस एच इज इक्वल टू, दूसरा क्या कह रहा है एच अपॉन रूट थ्री। तो इसे ऐसे भी किया जा सकता है 100 रूट थ्री माइनस रूट थ्री एच इज इक्वल टू एच, और ऐसा भी लिख सकते हैं 100 रूट थ्री इज इक्वल टू एच प्लस रूट थ्री एच, इसे इधर कर दिया। और ऐसे भी लिख सकते हैं 100 रूट थ्री इज इक्वल टू एच, कॉमन ले लिया 1 प्लस रूट थ्री, और 1 प्लस रूट थ्री को कैसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस रूट थ्री को एच इंटू रूट थ्री प्लस 1 भी लिखा जा सकता है ना। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, समझना है। अब है हमारे पास 100 रूट थ्री इज इक्वल टू एच इंटू रूट थ्री प्लस 1, और वी कैन राइट एच इज इक्वल टू 100 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री प्लस 1। रेशनलाइज कर देते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा ये, रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस 1, ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स 100 रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। 100 रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस 1 अपॉन 2, it means h is equals to 50 रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस 1 मीटर आंसर। ये आपका आंसर है। अब देखिए, अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर आप चाहें तो वहीं जहां हमने इक्वेशन लाया था ना, जैसे ये वाला, ये x के टर्म्स में जो था, तो अगर हम लोग ये चाहें तो हम लोग x को भी फाइंड आउट कर सकते थे वहीं से। देखिए कैसे, अगर मुझे वो बताना हो, समझाना हो, तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग। 50 रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस 1 मीटर इसलिए मैंने लिखा है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें कहीं पर भी ये नहीं हिंट किए हुए है कि रूट थ्री को हमें कौन सी वैल्यू लेनी है। और हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर में ऐसा समझा जाता है कि अनटिल अनलेस जब तक कहा नहीं जाए ना रूट थ्री की वैल्यू ना लेना ही बेहतर है, क्योंकि वो तो इरेशनल नंबर है, जाहिर सी बात है। तो अगर आप जब लोगे ना वैल्यू लोगे ना, तो मैक्स टू मैक्स आप इतना कर सकते हो कि 1.732 ले सकते हो, ये बेहतर समझा जाएगा। लेकिन चूंकि जब तक मैंने कहा ना कि इस चैप्टर में अगर ना दिया हुआ रहे ना, अनटिल अनलेस जब तक कहा नहीं जाए तब तक आप ना ही लें तो बेहतर है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको अपना वो समझा दूं कि मैंने क्यों कहा ऐसा, क्यों मैंने ऐसा बोला कि वो वहां से निकाला जा सकता है। मैं चाह रहा हूं कि आपकी मतलब पूरी बारीकी से आपकी वो क्लियर हो जाए। मैंने क्या कहा, जैसे देखिए वहां पर ये लिखा जा सकता था, पहले फर्स्ट इक्वेशन में क्या था हमारा, फर्स्ट इक्वेशन था हमारा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स, और 1 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स, और वी कैन राइट h इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, ठीक है। ये मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। इन केस आप समझना कि ये कब करना है आपको, जब आपको x निकालना हो, तो ये बहुत आसान तरीका हो जाएगा। फिर जब आपको x फाइंड आउट करना हो कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी जैसे ही पता चलेगी आपको ये भी पता चल जाएगी। कैसे, तो 100 माइनस एक्स से। और सेकंड केस में क्या था आपके पास, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, और रूट थ्री इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, और h इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स। ये हमने मान लिया इक्वेशन 2। यहां h ये है, यहां h ये है, इक्वेट करते हैं दोनों को। देखिए इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स।
परेशान नहीं हो रहा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। √3x प्लस एक्स, 100 इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 अपॉन √3 प्लस 1, रैशनलाइज किया, फिर हमारे पास ऐसा निकला 100 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 2, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, which can be written as a square minus b square. It means √3 whole square minus 1 square is equals to 3 minus 2, and 3 minus 2 is equals to 1. 2 1 ja 250 ja. It means 50 into √3 minus 1 meter, and this is the distance of b from the foot of the lighthouse. ये b के डिस्टेंस है लाइट हाउस के फुट से, है ना? बात समझ पा रहे हैं? तो अगर हमें x निकालना होगा तो हम पहले वाली कंडीशन को इक्वेशन ले लेंगे, अगर हमें h निकालना होगा तो हम थोड़ा सा इक्वेशन को h की तरफ ले जाएंगे और h को इक्वेट करेंगे। जैसे ही हम लोग x को इक्वेट करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही हम लोग h को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x को इक्वेट करेंगे तो h आ जाएगा। ये कहानी है ना? तो ये आपका पूरा ये क्वेश्चन था। उसे मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो h बता दिया आपको, और एक नीचे आप अगर बेस निकालना चाहो तो वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो इसी अभी अभी आपको पूछा गया था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के मैथ्स के पेपर में, उसको भी चलते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना? और वो क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन से रिलेटेड है, एंड द क्वेश्चन इज एक मिनट, हाँ जी, हाँ वो बता रहा हूँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, देखिए कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। अब जरा समझिएगा, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका प्रिंटेड है वो 37 है। आई डोंट नो कि ये सेट कौन सा है, ये जी है शायद सेट, हाँ जी ये सेट जी है। तो जो फिजिकल क्लास ले रहे हैं ऐसे क्लासेस से वो भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, क्योंकि मेंसुरेशन कॉन्सेप्ट हो चुका है, मेंसुरेशन चैप्टर हो चुका है, थोड़ा रिवीजन हो जाएगी आपकी, है? तो देखिए क्वेश्चन है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। तो कहानी यह है कि a solid cube of as 22 centimeter is melted to form a circular cylinder of length 7 centimeter. Find the radius of the cylinder. तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि एक घन है, एक क्यूब है, और क्यूब की खासियत हमें पता है, क्यूब की खासियत हम जानते हैं कि क्यूब के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, है ना? जो उसके साइड्स होते हैं सारे वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये एक सॉलिड क्यूब है जिसका एक S22 है, आपको ये ध्यान रखना है। और इससे क्या है कि एक सिलेंडर बनाया जा रहा है, ये ऐसा एक सिलेंडर बनाया जा रहा है ना? इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, रेडियस पता करना है इसका। जो बेलन है वो थोड़ी लंबी बेलन है, ऐसा लिखा हुआ है कि एक लंबा वृत्ताकार बेलन, तो ये रहा लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जा रहा है, और ये है आपका घन, है ना, जिसे आप क्यूब बोलते हैं। ठीक है, समझना है आपको। घन के किनारे की लंबाई थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं मैं, घन के किनारे की लंबाई कितना दिया, वो गिवन था 22 सेंटीमीटर, और इसको मेल्ट कर, इसको पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया जाता है ना? तो क्या है कि घन का आयतन जो होगा ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी घन का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा। बस इतनी सी कहानी है, ये आपको ध्यान से समझना है। तो घन का आयतन हम क्या लिखते हैं? घन का आयतन हम लोग लिखते हैं
भुजा कह ले आप, भुजा क्यूब या ए क्यूब, है ना। और बेलन का आयतन क्या लिखते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच। ट्वेंटी टू क्यूब इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर लंबा, ये 7 है, समझना है। तो लिख सकते हैं ऐसे, 22 को होल क्यूब करेंगे, इट मीन्स 22 इंटू 22 इंटू 22, और इधर पाई को इवेल्युएट करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 7। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 22 22 784, या आप ऐसे भी समझ लेना 22 इंटू 22 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। अरे बड़ा आसान सा सवाल था ये। देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 22 इंटू 22, इट मीन्स 22 सेंटीमीटर। यानी उस बेलन की त्रिज्या भी 22 सेंटीमीटर होगी जब घन का किनारे की लंबाई 22 सेंटीमीटर थी। तो देखिए कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये मेंसुरेशन का है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी ठोस को पिघलाकर कोई नया ठोस तैयार किया जाता है तो उसकी शेप भले ही बड़ी छोटी हो, दूसरे तरीके की हो, जैसे कि मेरे कहने का मतलब है कि वो सिमिलर ना हो, कॉन्ग्रेंट्स ना हो। जैसे एक छोटा गोला हो और एक बड़ा गोला बनाया जाए, वो एक सिमिलर है, वो सिमिलर फिगर्स हैं, बट क्या है कि वो कॉन्ग्रेंट्स नहीं है आपस में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा वो छोटे वाले सबके वॉल्यूम्स के सम के इक्वल होगा। या अगर मान लीजिए जैसे यहाँ क्यूब को पिघलाया गया है, मेल्ट किया गया है और एक सिलेंडर बनाया गया है, तो जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम उस सिलेंडर का भी होगा, क्योंकि उतने मटेरियल से ही उसको बनाया गया है, उसको भी बनाया गया है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि घन के आयतन को बेलन के आयतन के बराबर कर कर दिखाया है। घन का आयतन इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ए इज वेयर ए इज द लेंथ ऑफ वन एज, है ना। ए क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वो सिलेंडर का वॉल्यूम है। फिर 22 होल क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 7, 22 इंटू 22 इंटू 22 इज इक्वल टू 22/7 विच इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 7, है ना। चलिए वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू या वो परफेक्ट वैल्यू उस पर एक डिबेट है, कोई बात नहीं। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 7, 22 इंटू 22 इंटू 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट 22 इंटू 22, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, है ना। तो ये सही आंसर था इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मैं फिर एक कॉन्सेप्ट लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा, साझा करूंगा, और मेरी प्रयास यही रहेगी कि अगर एक स्टूडेंट को भी मुझसे फ़ायदा हो तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।